अगर आप सोशल मीडिया पे ज़रा भी एक्टिव हैं तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में यूपीएससी का एक इश्यू सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अभी हमारे जो सीजे साहब है श्री संजीव खन्ना साहब, इन तक कुछ एस्पिरेंट्स ने एप्लीकेशन लिखकर लेटर लिखकर ये दरख्वास्त की है कि जो यूपीएससी के द्वारा जो एज काउंट करने के लिए जिस फार्मूला का यूज़ किया जाता है, जिस क्राइटेरिया का यूज़ किया जाता है, इसके द्वारा उनके साथ में इनजस्टिस हो रहा है। उन्होंने आर्टिकल 16 का हवाला देते हुए इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब, इसका हवाला देते हुए उन्होंने बोला कि उनके साथ में इनजस्टिस हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? वैसे तो मैंने इसको लेकर एक वीडियो बना के दिया था, कल ही मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया था, लेकिन वहाँ पे मैंने ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला एंगल है, इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी। मैंने इस पूरे मामले को डिकोड किया नहीं था। वहाँ पर मैंने सिर्फ ये बताया था कि सोशल मीडिया पे आज के समय में सिलेबस चेंज होने पे, ऑप्शनल चेंज होने पे, एज को घटाने को लेकर बहुत सारे फर्जी दावे किए जाते हैं, उसके बारे में मैंने बात की थी। तो इस वीडियो में सबसे पहले अपन समझेंगे कि ये मामला है क्या, और इसके बाद में हम समझेंगे कि बहुत सारे एस्पिरेंट के सवाल आ रहे थे कि हम कब एलिजिबल हो पाएंगे 2025 या फिर 2026 के लिए। जो उनको इश्यू आ रहा था कि मिनिमम एज जो होती है, अगर वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उसको भी अपन लास्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला है क्या। देखिए, अगर आपको पता होगा, अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है एक बार भी, तो आपको पता होगा कि यूपीएससी जो अपनी एज काउंट करता है वो 1 अगस्त से करता है। यानी कि अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं 2025 का एग्जाम होगा कब, 25 मई को। अगर आप 25 मई को एग्जाम दे रहे हो और आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो फेब में भरा जाएगा, पर यूपीएससी जो आपकी एज काउंट करेगा वो करेगा 1 अगस्त को। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है तो यूपीएससी उससे ये बोल रहा है कि अगर आप 1 अगस्त 2025 तक 21 साल के हो जाते तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, और मैक्सिमम एज भी 1 अगस्त से ही काउंट होगी। यानी कि अगर आप 1 अगस्त 2025 तक मैक्सिमम एज को भी क्रॉस कर जाते हो तो फिर भी आपका काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज एज क्या है यूपीएससी के लिए। एक जनरल कैंडिडेट के लिए एवरेज एज 21 से लेकर 32 साल है। यानी कि एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाला व्यक्ति मिनिमम 21 साल की उम्र में एग्जाम दे सकता है और मैक्सिमम 32 साल तक वो एग्जाम दे सकता है। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलता है, तो उसके बाद में आपकी एज बढ़ भी जाती है, बट जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल है। अब आपको ये पूरा मामला ऐसे मैं बोल के समझाऊंगा तो शायद आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा नहीं। मैं आपको एक जो कैलकुलेटर है वहां से समझाता हूँ, कैलकुलेटर के माध्यम से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एक एज काउंट करने का मैंने कैलकुलेटर खोल रखा है। अगर आपको अपनी एज जैसे काउंट करके देखनी है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल जाएंगे, वहां पे मैं डायरेक्ट आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा। ठीक है, समझते हैं इस बात को। ठीक है, 1 अगस्त 2025 को 1 अगस्त 2025 से एज काउंट होगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति है उसका जन्म मई 26 मई 2004 को हुआ है तो क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। तो कैलकुलेट करेंगे तो उसकी एज कितनी आएगी, 21 साल 2 महीने। यानी कि वो व्यक्ति 1 अगस्त 2025 तक 21 साल का हो जाएगा। अगर मानो ये कि 1 जनवरी से एज काउंट होती तो, अगर 1 जनवरी से अगर उसकी एज काउंट होती तो क्या होता। देखिए, अगर 1 जनवरी से काउंट होती तो वो व्यक्ति फॉर्म भर ही नहीं पाता, क्योंकि यूपीएससी बोलता है कि आपकी एज अगर 1 अगस्त 2025 तक आपकी एज 21 साल की हो जाती तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहा है उसके लिए तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, पर ये इश्यू किसके लिए हो जाता है, जिसकी ओवर एज हो रही है। इसको समझने के लिए अपन एक बार के लिए मैक्सिमम एज 32 साल है, 32 साल करके देखते हैं। 1993 इस साल के एक व्यक्ति हैं जिसके जन्म डेट है वो है 26 मई 1993। ठीक है, 1993। अब मैंने 26 मई क्यों लिया है, क्योंकि 25 मई को एग्जाम होने वाला है 2025 का। यानी कि वो व्यक्ति अगर बात करेंगे 25 मई की, ठीक है, यानी कि अगर अपन बात करेंगे 25 मई 2025, इस तारीख तक जिस दिन एग्जाम होने वाला है तब तक भी वो 32 साल का नहीं हुआ है, मतलब वो एग्जाम दे सकता है। पर यूपीएससी का जो क्राइटेरिया वो क्या है, वो है 1 अगस्त। यानी कि उस व्यक्ति की एज 1 अगस्त 2025 तक काउंट की जाती है। तो अगर अपन 1 अगस्त काउंट करके देखेंगे तो वो व्यक्ति ओवर एज हो जाएगा। देखिए, वो व्यक्ति 32 साल और 2 महीने का हो जाएगा। यानी कि जिस जो व्यक्ति 32 साल का फॉर्म भरा तब भी नहीं हो रहा था, प्रीलिम्स दे रहा था तब भी नहीं हो रहा था, वो व्यक्ति डायरेक्ट 1 अगस्त का ये प्रावधान आने से वो डायरेक्टली इनएलिजिबल हो जा रहा है। अब देखिए इससे प्रॉब्लम क्या उसको समझिए। जो व्यक्ति वो यही बात बोल रहा है कि अगर मेरा 1 अगस्त काउंट होता, अगर 1 जनवरी से एज काउंट होती, मानो अगर 1 जनवरी होता है तो, अगर 1 जनवरी 2025 रुपये से काउंट करता है तो तभी वो व्यक्ति 31 साल का हो रहा है, मतलब वो व्यक्ति एलिजिबल हो पा रहा है। अगर वो व्यक्ति 32 साल का अगर उस क्राइटेरिया में आ रहा है कि वो व्यक्ति हाल ही कुछ मतलब 1 अगस्त तक 32 साल का हो जाएगा तो उस व्यक्ति डायरेक्टली इनएलिजिबल हो जाएगा। तो उस व्यक्तियों का मानना है जो व्यक्ति अभी 31 साल क्रॉस कर चुके और 32 साल के होने वाले हैं उस क्राइटेरिया में, और वो 1 अगस्त तक हो जाएंगे, उनका कहना यह है कि जब हम प्री लिखने वाले हैं या फिर जब हम फॉर्म भर रहे हैं तब तक हम 32 साल के नहीं हुए, तो कम से कम हमें तब तो एक बार मौका दीजिए एग्जाम लिखने का। अब इसके बीच में जो कंट्रोवर्सी है वो समझिए, कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी ये है कि यूपीएससी कह रहा है
कि हमने आपको पहले तो मौका दिया था ना, जिस समय आप फॉर्म भर रहे थे, जब आपने फर्स्ट फॉर्म भरा था तब आप कम एज में ही फॉर्म भर पा रहे थे, तब आप 20 साल के थे, स्टिल आप फॉर्म भर पा रहे थे, क्योंकि हमने आपको 8 महीने आगे जाके दिया था। अगर मानो कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2020 तक, 2020 क्या, 2025 तक, 1 जनवरी 2025 तक, और ये एज अपन लेके चलते हैं 1 जनवरी 2004, 2004, और ठीक है 26 जनवरी 2004 करते हैं, तो तब तक ये इस व्यक्ति की एज कितनी होती है, 20 साल और 11 महीने होती है, ठीक है। अगर अपन 1 जनवरी वाला प्रावधान लेके चलते तो तब तो वो एलिजिबल नहीं हो पाता, पर ये कि ये जो अगस्त होने के कारण वो व्यक्ति एलिजिबल हो पा रहा है। तो यूपीएससी का कहना ये है, और यूपीएससी के पीछे जिसकी जो सोच रही होगी वो ये रही होगी कि लाइक यूपीएससी का एग्जाम कब होता है, मई जून के आसपास होता है, करीब जुलाई तक भी जाता है, और पहले भले मानो एग्जाम लेट होता था, लेकिन एग्जाम यूजुअली जो जून जुलाई और अगस्त के बीच में हो रहा है, और मेन जो हो रहा है वो अक्टूबर नवंबर सितंबर इस टाइम में हो रहा है। एक एवरेज टाइम देखे तो सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में मेंस होता है, और मई से लेकर जुलाई के बीच में प्री हो रहा है, ये प्रावधान था। तो यूपीएससी ने एक बीच की डेट ली कि प्री के बाद की और मेंस के जस्ट पहले की, तो उस समय उस व्यक्ति की एज 21 साल की हो जानी चाहिए। तो यूपीएससी का एक कुछ वो सोच रही होगी, और उसके अकॉर्डिंग ये है। तो अब सारी कंट्रोवर्सी इसके इर्द गिर्द घूम रही है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला लेता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ले लिया कि 1 जनवरी से काउंट करेंगे, तो 1 जनवरी काउंट होंगे, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले व्यक्ति है उनमें से बहुत सारे लोग इनएलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि वो 21 साल का प्रावधान वो पूरा नहीं कर पाएंगे। मतलब जो अभी तक पूरे 21 साल के नहीं हुए, जो 20 साल के थे, और जो 1 अगस्त के कारण 21 साल के हो रहे थे, तो उनके पास में एक ऑप्शन था कि वो एग्जाम दे सकते थे, पर वो नहीं दे पाएंगे। पर मेरा भी मानना ये है कि इससे क्या होगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं वो शायद 1 साल के लिए रुक भी जाएंगे, तो उनको ओवरऑल बाद में जाकर फायदा ही होगा। पर जो व्यक्ति ओवरऑल इतनी तैयारी की है, जो एक मानो 31 साल के ही हैं, उसने बहुत सारे अटेम्प्ट, बहुत सारे साल दिए हैं इस प्रिपरेशन के लिए, और वो सिर्फ इसके लिए एग्जाम में एलिजिबल नहीं हो पा रहा है कि उसकी एज ज़्यादा हो गई है। तो अगर उसको एक मौका मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है, और इसमें कुछ भी गलत है, और मौका मिलना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने के बाद में अगर किसी व्यक्ति के हाथ से सब कुछ जाता है तो कहीं ना कहीं गलत है। पर खैर, मैं आपको आगे और चीज़ों को बताता हूँ, उससे पहले एक जानकारी और आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा हमारे चैट जीपीटी के कोर्स के बारे में। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बट उनको चैट जीपीटी के बारे में पता ही नहीं है कि चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है। मैं आपको कमाल की बात बताऊँ, अगर आपको चैट जीपीटी यूज़ करना आता है, तो आप चैट जीपीटी के माध्यम से आंसर राइटिंग तक कर सकते हैं, अपने आंसर चेक तक करवा सकते हैं, अपने प्रॉपर आंसर को प्राप्त भी कर सकते हैं। ये सब कुछ आप कर सकते हैं चैट जीपीटी के माध्यम से। पर करना कैसे है, ये आपको नहीं आता है। ये हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स पे सिखाया है। ये चैट जीपीटी का पूरा कोर्स है, जो कि यूपीएससी के लिए हमने रेडी किया है। इसमें 5 से 6 वीडियो हैं, जो कि आधे-आधे 1-1 घंटे के हैं। इस कोर्स को पूरा देखने के बाद में मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको कोचिंग के ऊपर जो आप डिपेंडेंट रहते हैं, वो आपको रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मैक्सिमम काम आपका चैट जीपीटी कर देगा। इवन आपके नोट्स बनाने में हेल्प करेगा, आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा, इवन आपके पीवाईक्यू एनालिसिस में भी हेल्प करेगा। अब इस कोर्स को एनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी हमारे एप्लीकेशन की, आप इंस्टॉल कीजिएगा। और इस कोर्स को एनरोल करने के लिए काफी लोग सवाल कर रहे थे कि हम जैसे इस कोर्स पे जाते हैं तो डायरेक्ट वो फ्री में एनरोल होता नहीं है, वहाँ पे 1 रुपये का टोकन अमाउंट मांगते हैं। वो 1 रुपये का टोकन अमाउंट इसके लिए, ताकि आप एक बार के लिए एनरोल करोगे तो आपको वो पेमेंट करोगे तो आप सीरियस मोड में रहोगे। यूजली लोग क्या करते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन देखने के बाद में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उस कोर्स की तरफ जाते नहीं है। इस कोर्स को बनाइए आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपने मार्केट में देखा होगा तो बहुत सारे लोग चैट जीपीटी का कोर्स 5 से 6 हज़ार में बेचते हैं। तो हमने अगर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए किया है, तो आपको इसको यूज़ करना चाहिए। और अगर इसका रिव्यू की बात करेंगे, तो जितने भी लोगों ने इसको दिया है या फिर ज्वाइन किया है, उन सबका रिव्यू आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। सभी का पॉजिटिव रिव्यू है। अब आपको इसके बदले में क्या करना है, अगर मैंने आपको आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन का एक बढ़िया सा रिव्यू लिखना है, और अपने दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। इतना आप करेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको एनरोल कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। तो ये पूरा मामला था। अब बात रहती है कि आप एलिजिबल हो पाओगे कि नहीं पाओगे, ये एक सवाल बन रहा था ना। तो इसके लिए आप एक काम कर लीजिए, ये जो कैलकुलेटर वाला है, जो कि मैंने आपको बता दिया, नीचे मैं आपको अपने व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, या फिर आपको नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट की भी लिंक मिल जाएगी। आप जहाँ पे भी इच्छा है वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। आप बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे लिंक डायरेक्ट सेंड कर दूंगा इस कैलकुलेटर की। वैसे तो गूगल पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। आपकी जो भी एज होती है उसको डाल दीजिएगा, यहाँ पे डाल दीजिएगा 1 अगस्त 2025, और फिर डाल दीजिएगा। अगर आपका ईयर 2026 है तो आप 2026 यहाँ पे डाल के रखिएगा, और फिर आप काउंट कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल होते हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे 21 साल एज आ जाती है तो फिर आप एलिजिबल हो, अगर नहीं आती है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये पूरा प्रावधान मैंने बता दिया, जो मामला था वो मैंने बता दिया, क्या इश्यू था वो बता दिया। इसमें एक ये भी है, देखिए, अगर ये एज बढ़ भी जाती है, फॉर एग्जाम्पल मतलब 1 जनवरी कर भी देते हैं, तो इससे जो फर्स्ट टाइम जो एग्जाम देने वाले हैं उनको ऐसा इतना नुकसान नहीं होगा। कारण ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज में होते हैं, अब आप जल्दबाजी में एग्जाम दे रहे हो, तो ये सब देखिए, अब काफी लोग यहाँ पे एग्जाम दे देंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपर निकले हैं जो 21 साल की एज में ही वो टॉपर बन चुके थे। तो वो चुनिंदा एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो इनएलिजिबल हो जा रहे हैं उनकी संख्या एज कम्पेयर टू ज़्यादा है। तो यूजली जब अगर बात करेंगे
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या फिर न्याय के अकॉर्डिंग, तो न्याय हमेशा बड़े स्तर को, बड़े पोर्शन को देख के हमेशा दिया जाना चाहिए। तो इसके अंदर सुधार हो जाता है तो कुछ तो सुधार हो ही जाएगा। या फिर ये कर सकते हैं कि इस साल के लिए मतलब इसका क्या प्रावधान होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट निकालेगा। अब ऐसा है कि ये जो मामला है ना, ऐसा का ऐसा मामला एक बार और आया था सुप्रीम कोर्ट के पास में। उस समय चंद्रचूड़ साहब हमारे सीजेआई थे, पर उन्होंने पूरे केस को ही नेग्लेक्ट कर दिया था, उन्होंने उसको सुना ही नहीं था। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन लिखी है, 15 से 20 लोगों ने लिखी है, तो शायद हो सकता है कि पूरा मामला सुना जाए। और अभी जैसे जैसे मामला बढ़ रहा है तो और भी लोग एप्लीकेशन लिख के बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ताकि लोगों के लिए जो एक अटेम्प्ट जो वेस्ट हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था, तो वो उसके ऊपर कुछ न्याय मिल सके। ये पूरा मामला था, मैंने आपको बताया। क्या आप इसके ऊपर आपकी मनोदशा क्या है एक बार बताइएगा। बाकी मैंने एक कल वीडियो बना के बताया था, उसको भी एक बार के लिए आप देख लीजिएगा, जहाँ पे हमने पूरी डिस्कशन किया था कि ओवरऑल अगर सिलेबस बदल जाता है तो क्या होगा, और सिलेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा, इसके ऊपर हमने क्लियर और खुलकर वहाँ पे बात की थी। तो उसको भी एक बार के लिए चाहे तो आप देख सकते हैं। तो ये पूरा मामला था। बाकी चैट जीपीटी कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। इन सबके साथ में अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो भी तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपको दिक्कत आ रही है कि आखिर यूपीएससी की तैयारी शुरू करे तो करे कहाँ से, आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, वो पिछले 2 से 3 महीने से इसी खोज में पड़े हैं कि पढ़ना शुरू करे तो करे कहाँ से। या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, 5-5 6-6 महीने हो गए पर आपकी एनसीईआरटी पूरी नहीं हो रही है। तो हमने आपके लिए कोर्स लाया है यूपीएससी शून्य से शुरुआत। आप इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की क्लासेस देखने को मिलेगी, एनसीईआरटी 90 डे चैलेंज देखने को मिलेगा, यानी कि आप पूरी एनसीईआरटी 90 दिनों में कैसे पढ़ोगे, उसके लिए आपको डेली बेसिस पे एक टारगेट मिलेगा और हम आपके 90 दिनों में कंप्लीट एनसीईआरटी करवाएंगे। साथ में एनसीईआरटी के टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स देखने को मिलेंगे और प्रिपरेशन गाइड टूल, यानी कि आपको जो डाउट आते हैं उसको लेकर आपको सारी सुविधा वहाँ देखने को मिल जाएगी कि प्रिपरेशन में जो भी डाउट आते हैं वो आपके वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिल जाएगा। इसकी जो फीस है वो है 599 रुपये, यानी कि 600 रुपये में आप कंप्लीट इस कोर्स को ले सकते हैं। 3 महीने का ये कोर्स है। आपके जो शुरुआत का फाउंडेशन है वो पूरा यहाँ पे तैयार करवाया जाएगा, और जो एनसीईआरटी की क्लासेज है उसका रिव्यू आप एप्लीकेशन पे आके भी पढ़ सकते हैं, प्ले स्टोर पे भी पढ़ सकते हैं। जिन जिन लोगों ने इसको लिया उसका रिव्यू आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहे तो इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।